दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने आ गए हैं पिछले एक सप्ताह में जो भी दुनिया भर में चर्चा में रही जगहें थी, उन जगहों के आधार पर मानचित्र से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पर। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो पिछली बार यह एपिसोड देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि अभ्यास प्रश्न आपको नहीं बताया गया था। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से अभ्यास प्रश्न आपके सामने नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस पर जिक्र नहीं कर सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसका डिस्क्रिप्शन या उसकी डिटेलिंग तो आपको देने ही वाले हैं। तो चाहे आप इसे अभ्यास प्रश्न समझ लीजिए, चाहे यह समझ लीजिए कि एक और प्रश्न आज हमारे लिए ऐड हो गया है। सवाल है, निम्नलिखित को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोलोमन सागर, सोलोमन द्वीप समूह, तुवालू और फ्रेंच पोलिनेशिया। अब ये चारों के चारों को हमें पूर्व से पश्चिम के क्रम में रखना है। आप जब मैप के क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी के एग्जाम में तो कभी कभी पूर्व से पश्चिम का क्रम बताया है और जल्दबाजी में पूर्व से पश्चिम की जगह पश्चिम से पूर्व भी हो सकता है। हमने बस क्रम देख लिया कि ये क्रम मिल रहा है, तो शुरुआत में हो सकता है जो चार विकल्प हो तो क्रम सही हो लेकिन दिशा अलग हो। तो यहां पे देखिए 3 4 1 2, 3 4 2 1, 4 3 1 2 और 4 3 2 1। अब चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये सारे के सारे स्थान कहां पर आपको मिलेंगे? पैसिफिक ओशियन में। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया। पूर्व से बढ़ते हुए पश्चिम की तरफ चलेंगे। ये फ्रेंच पोलिनेशिया जो है फ्रांस का क्षेत्र है जो इस स्थान पर मौजूद है। उसके बाद पश्चिम में फिर चलते हैं तो तुवालू मिलता है। फिर उसके बाद थोड़ा और पश्चिम में चलते हैं तो सोलोमन आइलैंड मिलता है, और उसके बाद थोड़ा और पश्चिम में चलते हैं तो सोलोमन सी मिलता है। तो फ्रेंच पोलिनेशिया, तुवालू, सोलोमन आइलैंड और सोलोमन सी। अब इसमें देखिए कौन सा विकल्प है, ये होगा सबसे पहले तो हमारा उत्तर 4, फिर तुवालू था तो 3, फिर सोलोमन द्वीप था तो 2 और उसके बाद सोलोमन सागर 1। तो 4 3 2 1 यानी कि हमारा सही उत्तर हो गया डी। अब यहां पर ध्यान जो मैंने आपको देने वाली बात बताई थी, कहीं पे 1 2 3 4 मिल जाता, जल्दी से नजर जाती तो लगता कि हाँ क्रम मिल गया है, यही होगा, लेकिन दिशा फिर अलग हो जाएगी। तो प्रश्न में थोड़ी सी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बेनिन का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है और महत्वपूर्ण निवेशक है। ऐसे में यह सवाल बनता है कि हम बेनिन के क्षेत्र को जाने, उसके आसपास के क्षेत्र को जाने। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित देशों की अवस्थी पर हमें विचार करना होगा कि घाना, नाइजीरिया, कैमरून, माली, सीरा लियोन और आइवरी कोस्ट। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से बेनिन के पड़ोसी हैं? आपके पास ऑप्शन है 1 2 3, केवल 2, 2 4 5 और 2 4 6। अब चलिए मैप में देखते हैं। अफ्रीका में हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो पश्चिम की तरफ आप बढ़ेंगे तो यह स्थान आप देखिए तो आपको दिखाई देगा, यह बेनिन है। अब बेनिन में एक लगा हुआ स्थान है यहाँ पे टोगो, एक है नाइजीरिया, एक है बुर्किना फासो और नाइजर। अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको कहीं भी यहाँ पर इन मौजूदा विकल्पों में कौन सा स्थान दिखता है? तो सिर्फ एक दिखता है, नाइजीरिया, जो पड़ोसी है। इसके अलावा आइवरी कोस्ट, माली, सीरा लियोन, कैमरून और घाना हमें नहीं दिखते हैं। तो ये है कहां पर? अब यहीं पर देखिए, ये हमारा बेनिन था। अब देखिए थोड़ा और पास है, ये आपका टोगो है, नाइजीरिया है, और यहां पे देखिए तो ये आपका बुर्किना फासो है, नाइजर भी यहां पे दिखाई देगा आपको। अब यहां पे देखिए हमारे मौजूदा विकल्पों में एक तो है सीरा लियोन, फिर उसके बाद है कैमरून, और देखिए आइवरी कोस्ट, घाना और ये माली। तो ये सारे के सारे कोई भी बेनिन से लगते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा उत्तर यही है कि सिर्फ एक, यानी कि नाइजीरिया, यानी कि केवल दो ही ऐसा है जो यहां पर हमें दिखाई देता है कि बेनिन का पड़ोसी है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, पहला, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखिए स्टेटमेंट को समझिए। पहली बात क्या कहा है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित जो देश है उसमें जो जापान आता है, सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। अब हमें बताना है कि दोनों कथन सही हैं और कथन 2
कथन एक की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, या तो दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है। तो सबसे पहला देख लेते हैं इसके नाम के लिए। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कहा जाता है। अब हमें यह देखना है कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है कि नहीं है। तो दूसरे स्टेटमेंट के लिए चलिए हम मैप पे जाते हैं। यह आप जो रेखा देख रहे हैं यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, लेकिन आप थोड़ा सा देख रहे होंगे यह अपनी दिशा बदल रही है। और यहाँ पे देखिए कितनी इसने अपनी दिशा बदली, और फिर उसके बाद फिर नीचे, फिर, और ये किसके पैरेलल जा रही है? मुख्य रूप से यह जो पैरेलल जा रही है 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके समानांतर है। लेकिन आप कहीं पे देखेंगे दिशा बदल रही है। दिशा क्यों बदल रही है? जहां पर स्थल क्षेत्र आता है उस स्थल क्षेत्र में यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अपना दिशा बदल लेती है, क्योंकि कोई स्थल क्षेत्र अगर इसके सीधी रेखाई में आ गया, सीधी लाइन में आ गया, तो वहां पर तिथि बदल जाएगी। मतलब एक ही देश में मान लीजिए अगर यह रेखा एक देश के ऊपर से गुजर गई तो एक तरफ के क्षेत्र में अलग तिथि होगी, एक तरफ के क्षेत्र में अलग तिथि होगी। यानी कि जैसे कि अगर इसके हम इस रेखा के पूर्व में देखें तो इस तरफ संडे है तो पश्चिम में यहां पर मंडे है। तिथि बदल जाती है इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए जो स्थल क्षेत्र है उनको एक तरफ रखा जाता है, या तो वे चाहे तो इसके दाईं ओर रहे, या तो चाहे तो इसके बाईं ओर रहे, या तो पूर्व में रहे या तो पश्चिम में रहे। इसी वजह से यहां पर आप देखेंगे तो यह काफी आगे तक यहां बढ़ते हुए दिखाई देती है। और देखिए सबसे पहले अगर सूर्य उदय होगा इस रेखा के पश्चिम के देशों में तो वह तब होगा जो सबसे पास का होगा। तो सबसे पास का तो देखिए जापान तो हमें यहां पर दिखाई देता है, लेकिन क्या यह सबसे पास में है? इसके पहले तो हमें और भी दिख जाते हैं। माइक्रोनेशिया दिख जाता है, मार्शल दिख जाता है, और थोड़ा पहले आइए देखिए ये स्थान देखिए किरिबाती। किरिबाती देखिए तो यह भी पश्चिम में ही है। और स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय तो यहीं होना चाहिए, किरिबाती में होना चाहिए। तो इस हिसाब से यह स्टेटमेंट गलत है। केवल एक स्टेटमेंट ही यहाँ पे हमें सही मिलता है, तो वह केवल स्टेटमेंट एक का मतलब हो गया कि उत्तर हमारा हो गया सी। तो इसी के साथ अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन का आयोजन कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले में किया गया। अब देखिए इसी से बना हुआ सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा जो 3 बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 बेसिन शिखर सम्मेलन का संबंध विश्व की 3 सबसे लंबी नदियों के बेसिन क्षेत्रों का संरक्षण करना है। दूसरा है 3 बेसिन के क्षेत्र में विश्व के 3/4 से अधिक उष्णकटिबंधीय वन और लगभग 2/3 जैव विविधता समाहित है। उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या तो ना तो एक ना ही दो। अब यहां पे देखिए हम 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के बारे में देखें तो सबसे पहली बात स्टेटमेंट में कह रहा है कि 3 सबसे लंबी नदियों के बेसिन क्षेत्रों का संरक्षण करने की बात करता है। अब देखिए जरा हम एक बार नक्शे में देखते हैं। तो यह जो नक्शा है पूरी दुनिया का मानचित्र है, यहाँ पे यही 3 बेसिन है। एक आपका बेसिन यहाँ पे दिख रहा है, एक बेसिन क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है, एक बेसिन क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या विश्व की 3 सबसे लंबी नदियों का जो क्षेत्र है वही है? तो थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो पहली सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो देखिए यहाँ पर है। दूसरी है अमेज़न, यहाँ पर है। और तीसरी है यांगजी, जो यहाँ पर है। लेकिन हम जिन 3 नदी बेसिन की बात कर रहे हैं इसमें जो 3 बेसिन की बात हुई है उसमें अमेज़न तो शामिल है, चलिए ठीक है। यहां पर अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में तो ठीक, दक्षिण अफ्रीका में देखें तो कांगो बेसिन आ जाता है, नील का बेसिन नहीं है। और यहां पर देखें एशिया में तो मेकोंग बेसिन है, यांगजी बेसिन नहीं है। तो जो पहला और तीसरा सबसे लंबी नदी है वो तो है ही नहीं इसमें, दूसरी वाली है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से बात नहीं बनती है, पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा देखिए 3 बेसिन के क्षेत्र में विश्व के 3/4 से अधिक उष्णकटिबंधीय वन और लगभग 2/3 जैव विविधता समाहित है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा है कि इस क्षेत्र में विश्व का 3/4 से अधिक उष्णकटिबंधीय वन है और लगभग 2/3 जैव विविधता समाहित है। आप चाहें तो इस मैप में भी देख लीजिए, यह आप जितना हरा क्षेत्र देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। और उसमें भी अगर आप देखें तो सबसे जो डार्क वाला ग्रीन है यह वह क्षेत्र है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से मुख्य रूप से जो 3 आपके रेन फॉरेस्ट वाले क्षेत्र हैं वो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र।
इसी की वजह से हमारा जो स्टेटमेंट पहला तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि सही जवाब हो गया हमारा बी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में चीन और भूटान के बीच सीमा के परिसीमन एवं सीमांकन के लिए ज्वाइंट टेक्निकल टीम गठित की गई है, काफी चर्चा में रहा है। तो ऐसे में आपको बताना है कि ऐसे देशों की संख्या कितनी है जो भारत और चीन दोनों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5 या 6। जिस प्रकार का सवाल आपके सामने आया है और जिस खबर से आया है, तो देखिए वहां पर एक देश का नाम आता है भूटान, और फिर हम आपसे पूछते हैं कि भारत और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं, तो यकीनन भूटान उसमें से एक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक बार नक्शे पर। यह है भारत का नक्शा इस क्षेत्र में, और यहां पर आप देखें तो एक है नेपाल जो चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और भारत के साथ भी कर रहा है। दूसरा इस क्षेत्र में है, यह है भूटान का क्षेत्र, और भूटान का क्षेत्र भी चीन और भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। तीसरा देखिए म्यांमार का क्षेत्र है, और यह भी भारत के साथ और चीन के साथ दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। और इसके बाद यहां पर बताइए कौन सा है, पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है। यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की सीमा भारत से और चीन से साझा होती होगी, तो ऐसा नहीं है। यहां पर जवाब है आपका चौथा जो देश है वह अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसका नाम है बखान गलियारा। बखान या वखान, वखान गलियारा भी बोलते हैं। अब देखिए वह कहां पर है। अब आप देखिए यह अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और यह आप देखेंगे थोड़ा सा एक रास्ता यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। यह जो थोड़ा सा रास्ता है ये अफगानिस्तान का है, जो कि यहाँ चीन से जुड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान का यह जो रंग आप देखिए कहीं पे भी, इसको एक बार फिर से मिटा देता हूं चाहे, देखिए यहाँ पर यह पाकिस्तान का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। उसके बाद भी बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान का है, और यहाँ पर फिर सीधे चीन का है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान वह चौथा देश नहीं है जो भारत और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो हो सकता है आपका जवाब सही भी रहा हो कि 4 देश हैं, लेकिन वो चौथा देश देखिए पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आइसलैंड के प्रधानमंत्री समान वेतन की मांग कर रही महिलाओं की हड़ताल में शामिल होने के कारण सुर्खियों में रही हैं। इस वजह से आइसलैंड को भी हम नक्शे पर एक बार देख लेते हैं। आइसलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसलैंड के कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक हिस्सा सालों भर हिमाच्छादित रहता है, पहली बात। दूसरी बात है, हालिया समय में यह देश भूकंपीय घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि के कारण खबरों में रहा है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए हम एक तरफ से देखते हैं। आइसलैंड का कुल क्षेत्रफल बोल रहा है 50% से अधिक जो क्षेत्र हिस्सा है सालों भर हिमाच्छादित रहता है। सालों भर अगर हिमाच्छादित रहेगा, देखिए यह आइसलैंड है, अब इसके बारे में कह रहा है कि यह सालों भर हिमाच्छादित रहेगा। लेकिन अगर कोई जगह सालों भर हिमाच्छादित है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर ग्लेशियर है, जबकि यहां पर इतना ग्लेशियर है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है कि सालों भर रहे। और 50% की बात कर रहा है, 50% तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यहां पर 11% है सिर्फ। आइसलैंड में 11% हमें हिम साल भर लगभग मिल जाएगी। अब वह कौन सा क्षेत्र है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। सी आइसलैंड का क्षेत्र आप देख रहे हैं। पहली बात तो देखिए यह जो आइसलैंड का क्षेत्र है आर्कटिक सर्किल के बाहर है। आर्कटिक सर्किल के बाहर है तो इसका मतलब यह हो गया, अगर यह आर्कटिक सर्किल के अंदर यानी कि यहां ऊपर की तरफ होता तो यहां पर संभावना बनती है, इस क्षेत्र में, यह ऊपर के जितने क्षेत्र है यहां पे संभावना बनती है कि यहां पर ज्यादा ठंड होगी, यहां ग्लेशियर ज्यादा होंगे। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि 66.5 डिग्री नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर में ही है। 0 से 66.5 के पहले का ही है। अगर 66.5 के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर संभावना बनती है कि ग्लेशियर ज्यादा होंगे, बर्फ होने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन आप देखिए एक बार फिर से देखिए, तो यह आर्कटिक वृत्त है और उसके अंदर ही आपको दिखता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका यह जो क्षेत्र है जो बात दावा कर रहा है कि यहां पर सालों भर हिमाच्छादित रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 50% तो बिल्कुल भी नहीं है, वह सिर्फ 11% है। और 11% भी किस प्रकार से है एक बार मैं आपको दिखाता हूं। यह वह क्षेत्र है जो आप सफेद रंग से देख रहे हैं, इनका नाम ही देख लीजिए, वतना, वतना, जोकुल और है
होफ्स-जोकुल और उसके अलावा लांगजोकुल, ये 3 क्षेत्र हैं और इसके अलावा एक और क्षेत्र है यहाँ पे। अब देखिए इसको जरा नजदीक से, यह सफेद क्षेत्र आप जितना देख पा रहे हैं, जिनको मैंने आपसे नाम लिए 1, 2, 3 और एक चौथा यहाँ पर भी है, ये सारे के सारे जो व्हाइट हैं यही वो ग्लेशियर हैं और 11% है इस पूरे क्षेत्र का। तो उस हिसाब से हमने जो बात कही थी वह स्टेटमेंट के हिसाब से हमें गलत दिखाई देती है। अब देखिए हालिया समय में यह देश भूकंपीय घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि के कारण खबरों में रहा है। तो क्या ऐसा है? देखिए खबर आई थी कि आइसलैंड में सिस्मिक स्वार्म आया। सिस्मिक स्वार्म का मतलब क्या है? ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है, सिस्मिक स्वार्म। सिस्मिक स्वार्म का मतलब है कि भूकंप का झुंड आ गया, झुंड में आया। मतलब कि आप सोचिए कि 4700 अर्थक्वेक आ गए। कितने दिन में? 3 दिन के अंदर। और एक दिन के अंदर तो 2200, एक दिन 24 घंटे के अंदर 2200 अर्थक्वेक, 2200 बार भूकंप आया। कितनी बड़ी संख्या है। तो यह बड़ी संख्या होने की एक बड़ी वजह है कि जो अमेरिकन प्लेट है और जो यूरेशिया प्लेट है, वहां उनके बीच में अपसारी प्लेट सीमांत बन रहा है। और जब अपसारी प्लेट सीमांत बनता है तो भूकंप उस क्षेत्र में आता ही है और उन्हीं के बीच में यह क्षेत्र आता है। अब चूंकि अपसारी प्लेट सीमांत है तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अपसारी प्लेट सीमांत में बहुत ज्यादा नुकसानदायक या बहुत ज्यादा तेज भूकंप नहीं आता है। इसी वजह से भूकंप कहने को तो 2200 आए, 4700 3 दिन में आए, लेकिन यह उतने नुकसान देने वाले नहीं थे जितने जैसे अफगानिस्तान में आया था तो जितना हुआ था, क्योंकि वह अपसारी प्लेट सीमांत का था। चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक ने शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक की मेजबानी की है। अब इसी से जुड़ा हुआ देखिए प्रश्न, देखिए एससीओ की वजह से ही ये प्रश्न बना है कि आपको बताना है कि देश और उसकी विशेषता आपस में मैच कर रही कि नहीं कर रही है। कजाकिस्तान चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मध्य एशियाई देश। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर के साथ तटरेखा साझा करता है। और तीसरा है तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है। आपको बताना है कितने युग इसमें सुमेलित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कजाकिस्तान से। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मध्य एशियाई देश है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मध्य एशियाई देश कौन से हैं। 5 देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। एक बार मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद देखिए अगला है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये आपके हो गए 5 देश। अब इसमें कह रहा है कि चीन के साथ इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश साझा करता है। तो आप देखिए आपको यहां पे दिखाई देगा किर्गिस्तान दिखाई दे रहा है, ताजिकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा कजाकिस्तान के साथ देखिए यह क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा है कजाकिस्तान के साथ। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मध्य एशियाई देश है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर के साथ तटरेखा साझा करता है। उज्बेकिस्तान भी अभी हमने इसी में देखा है, तो एक बार उज्बेकिस्तान को देख लीजिए। यह है आपका उज्बेकिस्तान। एक बार इसको फिर से मिटा देता हूं। अब देखिए यह आपका उज्बेकिस्तान है और यह आपका कैस्पियन सागर है। इसके पश्चिम में जाएंगे उज्बेकिस्तान के तो कैस्पियन सागर है, लेकिन जब हम उज्बेकिस्तान से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमें सीधे कैस्पियन सागर नहीं मिलता है, बल्कि यह तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र मिलता है और कजाकिस्तान का क्षेत्र मिलता है। तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान तो कैस्पियन सागर से सीमा बना रहे हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर से दूर है, काफी दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दूसरा युग्म है यह गलत है। तीसरा देखिए तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है। अब तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है, चलिए देखते हैं है कि नहीं है। एससीओ के सदस्य देख लेते हैं। एससीओ के सदस्य शुरू में थे 8, लेकिन अभी हाल में एक 9वां सदस्य बन गया है। कौन है वो? ईरान है। देखिए 8 सदस्य कौन से हैं। सबसे पहले तो 4 ऐसे देश हैं जो हमने बात की थी, ये 4 देश मध्य एशियाई देश। अब देखिए मध्य एशियाई देश कौन से हैं 4? कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। यहां पे ये जो सफेद रंग से देख रहे हैं यह मध्य एशियाई देश एससीओ का मेंबर नहीं है। कौन सा यह देश है? देखिए
एक बार नक्शे पर आप देखेंगे तो पता चलेगा। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। तो 4 देश तो आपको याद हो गए। आपसे कोई पूछ लेगा एससीओ के 9 देश जो वर्तमान में हो गए उनके नाम बताइए, तो 4 तो आप बता देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 बड़े देश रूस और चाइना, 4 2 6 हो गए। उसके बाद 2017 में पाकिस्तान और भारत जुड़ गया, तो पाकिस्तान और भारत 6 2 8 हो गए। और अभी जो 9वां सदस्य बना है वो कौन सा है? ईरान है। तो इसका स्टेटस चेंज हो गया है और अब ये बन गया है 9वां सदस्य ईरान। तो आपको ये 9 के 9 नाम हमेशा याद रहेंगे, आसानी से याद रहेंगे, मुश्किल काम नहीं है। अब जो बात आती है, इसमें एक बात कही थी स्टेटमेंट में कि तुर्कमेनिस्तान जो है एससीओ का सदस्य नहीं है। यह स्टेटमेंट तो सही है, सदस्य नहीं है, यह हमारा सही है और पहला वाला स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2 यहां पे जोड़ियां सही दिखाई देती हैं। तो कितने युग्म यहां पे सही है? हमारा सही उत्तर हो गया बी, केवल 2। अगर तीनों होते तो हम बोलते तीनों हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अब कतर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कतर 3 ओर से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह केवल सऊदी अरब के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और तीसरा है, इसकी राजधानी मनामा है जो मुख्य भूमि से अलग एक द्वीप पर स्थित है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, थोड़ा सा मजेदार है कि जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पे स्टेटमेंट अगर कुछ तरह से होता कि भारत की राजधानी है अंडमान निकोबार, तो सीधी सी बात है कि ऐसा मुश्किल है, लगभग ना के बराबर ऐसा हो सकता है कहीं किसी देश में दुनिया में। तो चलिए देखते हैं, क्या पता यही वो देश हो जो ना के बराबर हम बोल रहे हैं, लगभग बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वो हो कि यही उसकी राजधानी हो। चलिए एक बार हम देखते हैं कि इसमें से कितने कथन सही हैं। तो पहले वाला देखते हैं, कतर 3 ओर से फारस की खाड़ी से घिरा है कि नहीं घिरा है। नक्शे पर देखिए, ये वाइट रंग से आप जो देख रहे हैं ये फारस की खाड़ी है। अब आप यहां पे देखिए तो ये आपका कतर है, सऊदी अरेबिया से यह लगा हुआ है कतर, और फारस की खाड़ी से 3 तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। जरा और पास से देख लें चाहे तो, यह आपका कतर क्षेत्र है, यह आपका फारस की खाड़ी है। अब यहां से यहां से यहां से 3 तरफ से तो हो गया, और एक तरफ से सऊदी अरेबिया से लगा हुआ है। अब यहीं पे देखिए हमारा जो पिछला स्टेटमेंट था, केवल सऊदी अरब के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमें सही मिल गया और दूसरा भी साथ साथ सही मिल गया। तीसरा देखना है कि इसकी राजधानी मनामा है या कुछ और है। चलिए तीसरा देखते हैं स्टेटमेंट। अब इसकी राजधानी हमें दिखती है यहाँ पे दोहा, तो आखिर वह राजधानी जिसने हमने देखा मनामा, वह है किसकी? तो बहरीन की है, बहरीन की राजधानी है मनामा। तो ये बात भी आपको पता रहेगी कि अब कतर की राजधानी दोहा है और जो मनामा है बहरीन की राजधानी है, उसी के पड़ोस में है, ज्यादा दूर नहीं है। तो हमने देखा कि इस सवाल में जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट थे तीनों ही सही थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, सभी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 11 देशों ने नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न है, नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उन देशों ने अपनाया है जहां नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। दूसरा है, भारत भी इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। और तीसरा है, भारत में कम से कम 3 प्रकार की नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। आपको बताना है इसमें से कितने कथन सही हैं। तो चलिए देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, या इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए सबसे पहला देखते हैं कि यह नदी डॉल्फिन जो है जहां जहां जिस जिस देश में पाई जाती हैं वहीं पर ही वैश्विक घोषणा पत्र नदी डॉल्फिन का है, उनके संरक्षण के लिए घोषणा पत्र है, वह अपनाया गया है कि नहीं अपनाया गया है, तो इसमें हमें नक्शे में जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, वो देश जिन्होंने इसे अपनाया है जहां पर नदी डॉल्फिन पाई जाती है। दूसरा है, भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाला देश है कि नहीं है, तो भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि भारत में भी नदी डॉल्फिन पाई जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा आप देखते हैं, तीसरा कह रहा भारत में कम से कम 3 प्रकार की नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। अब यहां हमें नक्शे पर जाके देखना होगा कि क्या सच में ऐसा है। तो चलिए देखते हैं। दुनिया में 2 ऐसे महाद्वीप हैं जहां पे नदी डॉल्फिन पाई जाती है। एक तो हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र और दूसरा हो गया हमारा एशियाई क्षेत्र। और कितनी नदी डॉल्फिन है मुख्य रूप से देखा जाए तो हैं तो बहुत सारी, लेकिन मुख्य रूप से 6 ऐसी हैं जो प्रमुख नदी डॉल्फिन है, जिसमें से 2 प्रमुख नदी डॉल्फिन आपको दक्षिण अमेरिका में
और 4 नदी डॉल्फिन आपको एशिया क्षेत्र में दिखाई देंगी। अब इनके आपको अगर नाम जानने हैं तो सबसे पहले मैं आपको भारत में बता देता हूं कि सवाल का जवाब हमें मिल जाए, फिर एक्स्ट्रा जानकारी अलग से देख लेंगे कि भारत में कम से कम 3 प्रकार की नदी डॉल्फिन स्टेटमेंट में बात कही गई है। तो क्या भारत में 3 प्रकार की नदी डॉल्फिन है? चलिए देखते हैं। एक तो गंगा की है नदी डॉल्फिन, दूसरी सिंधु की नदी डॉल्फिन है, और तीसरी इरावदी नदी डॉल्फिन है जो भारत के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, उड़ीसा तक मिलती है। और इस पर एक पूरा का पूरा सवाल भी था जिसमें हमने बताया था नदी डॉल्फिन कहां कहां पे भारत में किस प्रकार से इसका प्रसार हुआ है और किस तटीय क्षेत्र में कहां कहां तक यह मिलती है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको इसका जवाब पहले से भी पता रहा होगा, लेकिन फिर भी चलिए अब देखते हैं ये सारे के सारे नाम और किस नदी क्षेत्र में हमें ये दिखाई देते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में ही देखिए बात कर लेते हैं। तो एक तो अमेजॉन रिवर डॉल्फिन है, दूसरा है टुकुक्सी। अब ये आप देखिए, अब जो अमेजॉन रिवर डॉल्फिन है एक तो अमेजॉन में और दूसरा ओरिनोको, दोनों जगह हमें मिलती है, 2 नदियों में। दूसरी तरफ देखिए टुकुक्सी है जो सिर्फ अमेजॉन में मिलती है इस क्षेत्र में। अब एशिया में आ जाते हैं। एशिया में देखिए एक तो इंडस रिवर डॉल्फिन है, कहां मिलेगी? इंडस में मिलेगी। अब इंडस रिवर डॉल्फिन जो है आपकी मुख्य रूप से कहां मिलती है? इंडस में, ये भारत के क्षेत्र में ही आ जाता है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये आपको कहां मिलेगी? गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। अब उसके बाद देखिए यांगजी, अब यह जो डॉल्फिन है यांगजी नदी में है। उसके बाद देखिए इरावदी डॉल्फिन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भारत के क्षेत्र में भी यह मिलती है, जो सीमा क्षेत्र है, जो समुद्र का क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से किस नदी क्षेत्र में मिलती है? नदी बेसिन में महाकाम, मेकोंग और इरावदी। तो यह 3 नदी क्षेत्र हो गए जो इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। और कुल कितने डॉल्फिन हो गई? तो 6 डॉल्फिन हो गई। तो आपको प्रमुख डॉल्फिन 6 हैं मुख्य रूप से, और भी हैं, लेकिन भारत में पाई जाने वाली 3 है। कौन कौन सी है? इंडस रिवर डॉल्फिन है, गंगेटिक या गंगा की डॉल्फिन है, और तीसरी कौन सी हो गई? इरावदी डॉल्फिन, जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखें जो हमारा सवाल था, सवाल में हमने पहले 2 स्टेटमेंट तो जान लिए थे कि सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा जो जवाब था वो तो यही था कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो और जरूरी जानकारी थी वो भी आपको पता चल गया। चलिए इसके बाद अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में एक अध्ययन में पता चला बेरिंग सागर की हिम के पिघलने और पूर्वोत्तर चीन में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के बीच परस्पर संबंध है। अब आपको बताना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ सागर है और दूसरी तरफ संबंधित महासागर है। तो चलिए देखते हैं, बेरिंग सी क्या प्रशांत महासागर में है? चलिए, ये आपका बेरिंग सी है, और आप देखिए तो यह पैसिफिक ओशियन में ही आपको दिखाई देगा। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा देखिए, ब्यूफोर्ट सागर कह रहा है अटलांटिक महासागर में। तो क्या है? ब्यूफोर्ट सागर है अटलांटिक महासागर में। अब देखिए ब्यूफोर्ट सी, ये ब्यूफोर्ट सी है और यह आर्कटिक ओशियन में है। तो हमारा जो यह दूसरा था युग्म ब्यूफोर्ट सी, यह तो आर्कटिक में हो गया। अब देखते हैं उत्तरी सागर कहां पे है। चलिए उत्तरी सागर भी देख लेते हैं। यह है आपका नॉर्थ सी। अब नॉर्थ सी आपका किस में है? अटलांटिक ओशियन में है। तो अब यहां पर देखें क्या बता रहा है सवाल में, नॉर्थ सी के लिए बता रहा था आर्कटिक महासागर, जबकि यह है अटलांटिक महासागर में। तो यहां पे क्रॉस हो गया। तो यहां पर सही कितना हुआ? सिर्फ एक ही हुआ, बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर जो है प्रशांत महासागर में है। आपको यही बताना था कितने युग्म इसमें सुमेलित हैं, तो केवल एक युग्म इसमें सुमेलित है, यानी कि सही उत्तर हो गया हमारा ए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल, गैस और खनन उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति प्रकट की है। इसी वजह से यह सवाल चर्चा में है। सवाल क्या है कि वेनेजुएला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराकैबो झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है, जो एक लैगून झील है। यहाँ स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल गुयाना उच्चभूमि क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा है ओरिनोको नदी यहाँ की लानोस घास भूमि से गुजरती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें से कितनी बातें सही हैं कितनी नहीं है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट, मराकैबो झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है जो एक लैगून झील है। चलिए देखते हैं, वेनेजुएला की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, यह है वेनेजुएला का क्षेत्र।
अब इस वेनेजुएला के क्षेत्र में आप देखिए जिस झील की बात हुई है, झील का नाम क्या है? मराकैबो झील। अब देखिए चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, यहां पर है मराकैबो झील, यहां पर आपको दिख जाएगी मराकैबो झील। अब यहां पर यह जो मराकैबो झील है गल्फ ऑफ वेनेजुएला से मिली हुई है। आप देखिए यहां पर मराकैबो झील है और यहां पर गल्फ ऑफ वेनेजुएला है, तो गल्फ ऑफ वेनेजुएला से अलग हो रही के बन रही है आपकी यह झील। तो यही बात अगर सही है, अगर ऐसा, तो यह लैगून झील हो गई, क्योंकि गल्फ ऑफ वेनेजुएला से अलग होकर ही यह बनी है मराकैबो झील और कहीं ना कहीं थोड़े से स्थल खंड से जुड़ी हुई है। तो यह तो हमारा लैगून झील साबित होता है कि है। दूसरा देखिए, यहां स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल गुयाना उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित है या नहीं है। और यहां का मतलब क्या हो गया, वेनेजुएला के संदर्भ में भी कह रहा है, तो वेनेजुएला में जलप्रपात एंजल है कि नहीं है और गुयाना उच्च भूमि पर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारा गुयाना उच्च भूमि है कहां पे। ये देखिए गुयाना हाईलैंड, ये आपको लिखा हुआ दिख गया। और इसी क्षेत्र में यहां पर आप देखिए तो एंजल फॉल आपको दिखाई दे रहा है। अब यह जो एंजल फॉल है इसके बारे में कहा था विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो यह भी हमारे लिए सही हो गया स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा हम देखते हैं, ओरिनोको नदी यहां की लानोस घास भूमि से गुजरती है, कैसा है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमें सबसे पास थोड़ी सी वेनेजुएला को और देखना होगा, तब हमें समझ में आएगा ओरिनोको नदी और लानोस उच्च भूमि। तो देखिए यह ओरिनोको नदी है और यहां पर आगे जाके ओरिनोको डेल्टा बना रही है। और यहां पे आप देखिए तो ये आपको लानोस का क्षेत्र दिखेगा। लानोस क्या है, लानोस आपका घास का मैदान है। तो लानोस जो घास की भूमि है उस क्षेत्र में ही यह नदी हमें दिखाई देती है ओरिनोको। तो यह भी हमारे लिए सही हो गया, ऊपर के दोनों सही हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगर सही हैं तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जापान के ओसाका में ग्रुप ऑफ 7 G7 के व्यापार मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया। G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सर्वाधिक सदस्य यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित हैं। क्षेत्रफल के अनुसार G7 में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तरी अमेरिकी देशों का है। और तीसरा है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अब आपको देखिए बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, एक और दो या फिर 2 और 3। चलिए देखिए, सबसे पहला, यूरोपीय देश महाद्वीप से संबंधित है, इसके सर्वाधिक सदस्य क्या सच में है यूरोपीय महाद्वीप में? अब देखिए G7 के सदस्य जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे देश हैं। कितने देश हैं? 7। बात करें तो शुरू से बात करते हैं, कनाडा, अमेरिका, फिर उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर उसके बाद जापान। अब यहां पे सर्वाधिक देश की बात हुई है तो यूरोप में देखिए जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, 4 देश हो गए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा स्टेटमेंट कि क्षेत्रफल अनुसार G7 में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तरी अमेरिकी देशों का है। तो देखिए उत्तरी अमेरिकी देश कौन से हैं? 2 ही देश हैं, एक तो कनाडा है और एक यूनाइटेड स्टेट्स है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए यूके के कहने को तो 4 देश हैं लेकिन क्षेत्र कितना छोटा सा है। और यहाँ जापान को भी अगर हम शामिल कर लें तब भी ये सारे के सारे देश मिलके, ये 5 देश मिलके इन 2 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब जो उत्तरी अमेरिका है उसका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है G7 में। उसके बाद इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तो दरअसल G7 का मुख्यालय कहीं पे है ही नहीं। तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता ही होगा, अगर आपको पता है तो आप चाहें तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो आप बताएंगे इसमें से 1 और 2, यानी कि हमारा बी सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आया था यूपीएससी में 2015 में और सेट ए में पूछा गया 33वां सवाल था। यह सवाल यह जाहिर करता है कि मैप का प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सवाल देखिए, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? ऑप्शन है आपके मध्य एशिया, मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, उसके बाद देखिए दक्षिण पूर्व एशिया, और डी है मध्य अफ्रीका। अब आपको बताना है कि इसमें से गोलन हाइट्स कहां पे आता है। चलिए एक बार देखते हैं।
अब आप देखिए यहां पर आपको दिखेगा गोलन हाइट्स, और किन दो देशों के बीच में दिख रहा है? अभी जो चर्चा में है इजराइल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा इजराइल क्षेत्र है। और यहां पर आप देखिए तो ये क्षेत्र आपका है सीरिया। तो सीरिया और दूसरी तरफ यह इजराइल का क्षेत्र, इनके बीच में है गोलन। और गोलन एक ऐसा क्षेत्र है जो इन दोनों देशों के बीच में एक विवाद का क्षेत्र है। इस वजह से 2015 में भी देखिए यह चर्चा में था, और हो सकता है कि अभी जिस प्रकार से यहाँ के आसपास के क्षेत्र, इजराइल के आसपास के क्षेत्र चर्चा में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, तो सवाल एक बार मैप से फिर हमें यहीं के आसपास देखने का मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से देश या कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ तटरेखा साझा करता है या करते हैं? ऑप्शन है नॉर्वे, नीदरलैंड, बेलारूस, पोलैंड। आपको सही कूट का चयन करना है कि 1 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 4 है, या केवल 4 है। तो अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। हालांकि अगले सप्ताह हम इस पर चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।